नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एम के नारायणन का आर्टिकल, क्या फ़िलहाल के सिनेरियो में चाइना को आइसोलेट करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज से संबंधित ये आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीएसटी कलेक्शन में कमी के बारे में ये जो आर्टिकल है इसे भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइना से संबंधित है। क्या फ़िलहाल के सिनेरियो में चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल एम के नारायणन के द्वारा लिखा गया है। ये पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। क्या कंटेस्ट है? फिलहाल देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स हैं और 2 अगस्त को इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स की लेटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सका। 1960 में जो क्लेम लाइन थी उससे आगे आके अभी फ़िलहाल चाइना ने टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और देखो, हैरानी वाली बात ये है कि चाइना फ़िलहाल ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि चाइना की ऐसी कोई मंशा हो जैसी सिचुएशन अप्रैल में थी वैसी उस सिचुएशन पर लौटा जाए। अभी फ़िलहाल दोनों देशों के बीच वर्ड्स का वार चल रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा, बॉर्डर इश्यू को और इंडिया और चाइना के बीच फ्यूचर टाइज को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते। देखो, पहले एक थीम हुआ करती थी, दोनों देशों ने डिसाइड किया था जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं होता है दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, इकोनॉमी और बाकी क्षेत्रों में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जैसे ही 15 जून की वायलेंट घटना हुई, हमारे जवान शहीद हुए, तो उसके बाद इंडिया ने साफ तौर पर चाइना को कह दिया है दोनों चीज़ों को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते। इवन चाइना की तरफ से ये बोला गया कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो हमारी साइड हैं, मतलब कस्टमरी जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसी के उस पार हैं, चाइना की साइड हैं हमारे ट्रूप्स, ऐसा चाइना के द्वारा बोला गया। इवन चाइना ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया। बट देखो, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और टेरिटरी चाइना की ले ली हो। जितनी टेरिटरी हमारे पास पहले थी आज भी उतनी है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हुआ है, तो इससे चाइना को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। खैर, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब देखो, नेक्स्ट एस्पेक्ट इस आर्टिकल का ये है, जब इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस खराब हैं तो उसके साथ साथ यूएसए के साथ भी अभी फ़िलहाल चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं। यूएसए और चाइना वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज़ को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। देखो, ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है जैसे कोल्ड वार के दौरान चल रही थी। कोल्ड वार में भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी साइड करने का। ठीक वैसा ही कंपटीशन अभी देखने को मिल रहा है। दोनों देश मिलिट्री मसल्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी पावर्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, ये जो सिचुएशन है एशिया के बहुत सारे देशों के लिए डिफ़िकल्ट है। चाइना एग्रेसिव है, चाइना की साइड वो होना नहीं चाहते, बट वो यूएसए की साइड भी इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि उनका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। जैसे आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडोनेशिया इनसिक्योर महसूस करता है चाइना की वजह से, लेकिन पूरी तरह से इंडोनेशिया यूएसए का एलाय कंट्री नहीं बनना चाहता जैसे साउथ कोरिया या फिर जापान है, क्योंकि इंडोनेशिया को लगता है कल को हमें रहना तो चाइना के साथ ही है, चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, एशिया में सभी देशों को पता है कि चाइना के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, पाकिस्तान एक्सेप्शन है, पाकिस्तान तो देखो खुद ही अपनी ज़मीन चाइना को दे देता है। याद कीजिए 1960s में सक्सम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। अभी भी इन्होंने जो मैप दिखाया, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने नया मैप अडोप्ट किया। इन्होंने अक्साई चीन को अपने मैप में शामिल ही नहीं किया। मतलब अगर आप बोलते ही हो कि जम्मू एंड कश्मीर आपका पार्ट है, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो आपके पास होनी चाहिए ना कि अक्साई चीन जिस पर चाइना ने कब्जा करके रखा है वो तो आप दिखाओ। नहीं, इनकी इतनी हिम्मत है ही नहीं। कहने का एसेंस ये है कि पाकिस्तान को छोड़ के
ऑलमोस्ट सभी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि चाइना के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस हैं और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं उनका ऑथोरिटेरियन वर्ल्ड व्यू है। एग्जाम्पल दिया जाता है जिस प्रकार से चाइना ने हांगकांग को टेक ओवर किया, इससे वन कंट्री टू सिस्टम का जो कंसेप्ट है पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। चाइना साउथ चाइना सी में काफ़ी लंबे समय से लैंड ग्रैब कर रहा है, लैंड पर कब्जा करता जा रहा है। 1970s में चाइना ने पार्सल आइलैंड्स को हड़प लिया था वियतनाम से। 1990s में स्पार्टले आइलैंड्स में मिसचीफ रीफ को ऑक्यूपाई कर लिया गया चाइना के द्वारा। ये साउथ चाइना सी का एक ऐसा एरिया है जिसे फिलीपींस हमेशा से अपनी टेरिटरी मानता आया था और 21वीं शताब्दी में भी चाइना की इस प्रकार से लैंड ग्रैबिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखो कंटिन्यू हैं। छोटे छोटे जो पड़ोसी देश हैं उनको चाइना धमकाता है। जैसे देखो 2012 में चाइनीज़ मैरीन सर्विलेंस शिप्स सीधा सीधा फिलीपीन नेवी के साथ टकराव में आ गए थे। चाइना अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से निपटने में यूनिलेटरल अप्रोच अपनाता है, मतलब जो मन में आया किया, जो चाइना को ठीक लगा वो एक्शन ले लिया। अपने पड़ोसी देश के साथ कोई बातचीत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई पीस नहीं। देखो वैसे तो साउथ चाइना सी में यूएसए की प्रेजेंस है और यूएसए के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, बट साउथ चाइना सी में कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर चाइना ने जिसे अब मिलिट्री साइट में कन्वर्ट किया हुआ है, जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। तो इस आर्टिकल की जो थीम थी, क्या चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी इस एस्पेक्ट में है कि इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब देखो एशिया के सभी देशों को पता है चाइना इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को अपना रहा है, लैंड ग्रैब कर रहा है, बावजूद इसके एशिया के ज़्यादातर जो देश हैं ओपनली चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस रीजन में, फिर भी नहीं जाना चाहते। देखो साउथ चाइना सी जो है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को ये लगता है अगर हमें सुपर पावर बनना है तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साउथ चाइना सी वैसे तो हर एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज के लिहाज से, सी लेन्स के कम्युनिकेशन के लिहाज से, बट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इस पूरे एरिया पर चाइना का कब्जा रहता है तो कोई देश चाइना पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकेगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बाद अब दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है। वैसे देखो यूएसए ने बहुत कोशिश की है हाल फिलहाल में चाइना को आइसोलेट करने की। यूएसए ने हुआई कंपनी पर बैन लगा लिया, विभिन्न देशों को कन्विंस कराने की कोशिश की यूएसए ने कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। इवन यूएसए ने टिकटॉक को भी बैन करने का प्लान किया। अब यूएसए की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी बातचीत चल रही है टिकटॉक को खरीदने के लिए। देखो बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ बोला चाइना के अगेंस्ट, यूके ने भी बहुत कुछ बोला चाइना के अगेंस्ट, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों देशों के टॉप मिनिस्टर्स की तरफ से, यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के टॉप मिनिस्टर्स की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देखने को मिली कि हम चाइना के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, खास करके इकोनॉमिक रिलेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया चाइना में इतनी टेंशन्स होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के मंत्री अगर ये कहते हैं हम बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस चाइना से चाहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि फिलहाल चाइना के बिना काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और यही यूके ने रियलाइज़ कर लिया है। इसी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। चाइना को लगता है अगर हम अपनी मनमानी करते रहेंगे तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी को अब चाइना की इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमी अब चाइना की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, तभी चाइना अपनी मनमानी कर रहा है। इसके बाद बात करें इंडिया की, हमारे आस पड़ोस देशों में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। आप इस बात को काफ़ी बार सुन भी चुके हो, हमने भी डिस्कस किया है। वैसे देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते हमेशा ही खराब रहते हैं, बट चाइना के साथ हमारी एकदम से टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट हुई तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने LOC पर अपने ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज़ कर दिया। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चाइना के कहने पर नया मैप भी अडोप्ट किया, जिसमें पाकिस्तान ने
ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बल्कि गुजरात में जूनागढ़ की टेरिटरी को भी क्लेम किया है। नेपाल की बात करें, नेपाल ने भी नया मैप अडोप्ट किया जिसमें काला पानी का एरिया, नेपाल ने काला पानी के एरिया को अपना पार्ट दिखाया है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में राजपक्षेज फिर से वापस आ चुके हैं। इनका पहले का जो रजीम था महिंदा राजपक्षे का, उस समय ये चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब चले गए थे। एक बार फिर से राजपक्षेज सत्ता में आए हैं, मतलब महिंदा राजपक्षे और उनके भाई। तो इंडिया के लिए फिलहाल कंसर्न्स हैं, क्या वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान फिर से चाइना को फेवर करेंगे या फिर नहीं। इसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। वैसे देखो, अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं बांग्लादेश से। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में दरार आई है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर भी प्रेशर है। सबसे मेन रीज़न है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और हमारे कुछ लीडर्स की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी गई कि जो दीमक हैं हमारे देश में, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हम बाहर निकाल फेंकेंगे। तो इनडायरेक्टली इशारा बांग्लादेश के लोगों की तरफ था जो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं। उसके बाद चाइना और भी कोशिश कर रहा है कि साउथ एशिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज किया जाए। मतलब चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे देखो, चाइना के विदेश मंत्री ने नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। चाइना ये चाहता है जो अभी फिलहाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा नेपाल के साथ मिलकर भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम हो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात है। इवन देखो, ईरान का एग्जांपल लीजिए। ईरान और चाइना के बीच 400 बिलियन डॉलर्स की डील साइन हुई। आने वाले 25 सालों में चाइना ये इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और इसी वजह से मतलब ये एक मेजर रीज़न रहा कि एक रेल लाइन जो इंडिया को डेवलप करनी थी छबार पोर्ट से जेडान तक, उस रेल लाइन के प्रोजेक्ट को ईरान ने अब वापस ले लिया इंडिया से। तो ये सारी जो हैपनिंग्स अभी फिलहाल हो रही हैं, मतलब जो घटनाक्रम हो रहा है वर्ल्ड में, वो देखो चाइना के पक्ष में है। तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमें इन सब हैपनिंग्स को ध्यान में रखना होगा। क्या वास्तव में चाइना वर्ल्ड में आइसोलेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सर्विसेज के रिजल्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर के राघवन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये पहले सीबीआई डायरेक्टर थे। देखो, शुरुआत में आर के राघवन इस प्रकार की बातें बताते हैं जिनको आंसर्स में यूटिलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये बोलते हैं कि अभी हाल ही में रिजल्ट आया, इतने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए, कई स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हैं, इंस्पायरेशनल हैं, गरीब लोगों के बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए उनके बारे में बताया जाता है। हालांकि थोड़ा सा डेटा जो ये देते हैं उसमें डाउट है। ये बोलते हैं जितने कैंडिडेट्स फाइनली प्री के लिए अपीयर हुए थे उसके 4% कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए 900 के आसपास से, जबकि ऐसा नहीं है। ये यूपीएससी की 2018 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। फाइनली अपीयर हुए प्री के लिए 5 लाख। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे कि 5 लाख का 900 कितना होता है, तो ये 0.2% के आसपास बनेगा, जबकि ये 2018 की रिपोर्ट है। 2019 में तो कैंडिडेट्स की संख्या और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। उसके बाद कैटेगरीज का भी ये डेटा देते हैं। देखो, जो आंसर्स में बातें इस्तेमाल होंगी उनकी बात करते हैं। ये बोलते हैं 2 चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या यूपीएससी ने सही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, मतलब क्या यूपीएससी ने ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है जो ब्यूरोक्रेट्स बनने के काबिल हैं। तो इसके जवाब में ये बोलते हैं, देखो अभी तक यूपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा साफ है। बेशक प्रोसीजर में कोई खामी हो सकती है, बट करप्शन जैसी कोई चीज़ यूपीएससी में हो इसकी संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जो स्टेट पीसीएस वाली संस्थाएं होती हैं, मतलब वो संस्थाएं जो स्टेट में पीसीएस को कंडक्ट करवाती हैं, वहाँ पे धांधलेबाजी का आरोप काफ़ी लगता है। लेकिन यूपीएससी में अभी भी जनता का पूरा विश्वास है।
इसके बाद राइटर बोलते हैं जो कैंडिडेट्स नए सिलेक्ट हुए हैं उनसे देखो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो देश के लिए कुछ करेंगे, खास करके गरीब लोगों के लिए। आमतौर पर गरीब लोगों की शिकायत ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट में डीएम, एसपी ये लोग एक्सेसिबल नहीं होते। देखो वैसे तो इन पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ये भी सच्चाई है कि डीएम और एसपी ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं अमीर लोगों के लिए, और गरीब लोगों की शिकायत जो होती है कि इनएक्सेसिबल है, उसमें बहुत बार सच्चाई भी होती है। तो शुरुआती जो साल होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआती सालों से ही ये तय हो जाता है कि आने वाला करियर कैसे रहने वाला है। राइटर कहते हैं सीनियर्स जो हैं नए कैंडिडेट्स को, नए ऑफिसर्स को शुरुआत में ही अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आगे वो ऑफिसर्स भी इनएफिशिएंट हो जाते हैं जो नए लगे हैं। आवश्यकता ये है शुरुआत से ही जो नए ऑफिसर्स हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करें। बहुत बार ऑनेस्ट ऑफिसर्स की शिकायत ये होती है हम तो बिल्कुल ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है, वो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोअर लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, आपने भी देखा होगा, इवन देखो कानून के तहत उन्हें जो सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए भी पैसे लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये तो सुना है कि पब्लिक ऑफिशियल्स का जो काम नहीं है उसको वो करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, ब्राइब की डिमांड करते हैं। बट देखो इंडिया में तो उल्टा है, आपको वैसे भी काम करना है, ये आपकी जॉब का पार्ट है, बट उसे भी करने के लिए आप पैसा डिमांड कर रहे हो। तो बताइए कैसे होगी ऐसे हमारे देश की डेवलपमेंट। इसके बाद राइटर पुलिस की बात करते हैं कि पुलिस की अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है हमारे देश में, क्योंकि राइटर पुलिस में रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारे देश में पुलिसिंग को लेकर मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। हमारे देश में 15,000 के आसपास पुलिस स्टेशंस हैं। अगर देखो कुछ पुलिस स्टेशंस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पुलिस स्टेशंस में गरीब लोगों से या फिर अनपढ़ लोगों से ठीक से नहीं बिहेव किया जाता है, बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। इवन एफआईआर दर्ज करने के लिए भी पैसे मांग लिए जाते हैं, और दर्ज भी कर ली जाती है एफआईआर तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नए ऑफिसर्स हैं उनकी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सिस्टम अभी फ़िलहाल चला आ रहा है वो उसे बदलें, तभी आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है आप उसे सार्थक सिद्ध करोगे। अदरवाइज पहले जो चला आ रहा है सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, पुलिस की जो इमेज है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। राइटर एक सजेशन ये भी देते हैं मिड टर्म रिव्यू होना चाहिए। जैसे कोई भी ऑफिसर अपने कार्यकाल का आधा समय अगर सर्विस में व्यतीत कर देता है तो उसके बाद उसकी सर्विस का असेसमेंट होना चाहिए कि अभी तक की ऑफिसर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। फॉर एग्जांपल 15 साल बाद या फिर 20 साल बाद, मतलब सर्विस का आधा जब टाइम पूरा हो जाता है तब असेसमेंट किया जाए। और अगर देखो ऑफिसर इनएफिशिएंट है, करप्ट हैं, तो उन्हें सर्विस से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग देश को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं बजाय इसके कि वेलफेयर प्रोग्राम्स जो सरकार ने चलाए हैं गरीब लोगों के लिए उन्हें अच्छे से गरीब लोगों तक पहुंचाया जा सके और देश की डेवलपमेंट में एक भूमिका निभाई जा सके। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिविल सर्विसेज से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी कलेक्शन में कमी के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो 2017 में जीएसटी आया था और इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया गया था। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जिन स्टेट्स में गुड्स बेचे जाते हैं, सामान बेचा जाता है, वहाँ पे टैक्स रिसीव होता है उन गुड्स पर जिनको बेचा जा रहा है। और जीएसटी आने से पहले बहुत सारे जो टैक्स लगते थे, फॉर एग्जांपल वैट, सेल्स टैक्स, वो सब्ज्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी शिकायत ये थी चूँकि देखो सेल्स टैक्स, वैट टैक्स ये तो मैन्युफैक्चरिंग पर लगते हैं और हमको इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है।
बट जीएसटी आने के बाद हमको नुकसान होगा और वो स्टेट्स जहां पे सामान बिक रहा है उनको फायदा होगा, क्योंकि टैक्स तो वो स्टेट्स रिसीव करेंगे ना। तो अब जीएसटी लाना तो जरूरी था। अगर ऐसे स्टेट्स फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया होता तो जीएसटी आता ही नहीं। तो एक फॉर्मूला निकाला गया। पहले तो देखो ये फॉर्मूला निकाला गया था कि इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा उस पर 1% टैक्स लगेगा और वो उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो दिया जाएगा उन स्टेट्स को जहां से माल आया है। तो इससे कंसर्न्स एड्रेस हो जाते मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के। लेकिन इस प्रोविजन को नहीं अपनाया गया। प्रोविजन ये अपनाया गया आने वाले 5 सालों तक स्टेट्स को अगर रेवेन्यू में कोई भी घाटा होता है तो उसकी कंपनसेशन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए एक अलग से फंड भी बनाया जाएगा, कंपनसेशन फंड। और उसमें पैसा कहाँ से आएगा? स्पेशल एक सेस लगा के। मैं फिर से बोलता हूँ, जब देखो जीएसटी आया था तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये डिसाइड किया गया था, अगर आपको कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है आने वाले 5 सालों के लिए तो गारंटी ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस रेवेन्यू लॉस की भरपाई हम करेंगे। इसके लिए स्पेशल एक फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा और उस फंड में पैसा आएगा, इसके लिए स्पेशल एक सेस लगाया जाएगा। अब देखो 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं। सेस का मतलब तो आपको पता है टैक्स ऑन टैक्स। मान लीजिए 100 रुपए के ऊपर 4% टैक्स लगता है, यानी 4 रुपए। तो इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर भी कुछ अगर टैक्स लगता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो उसे कहा जाता है सेस। समझ गए? ये मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स का मतलब जो टैक्स आपने देना है उसके ऊपर भी टैक्स। इसके बाद देखो दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, यह माना गया था कि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो हर साल 14% ग्रोथ रेट की दर से आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इस साल स्टेट का रेवेन्यू है 100 रुपये, उसके बाद अगले साल होगा 114 रुपये और उसके अगले साल होगा 114 का भी आप 1.14 कर लीजिए। इस प्रकार से मतलब हर साल आप 14% का रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। और अगर उससे कम रहता है तो वो अमाउंट हम आपको देंगे, जैसा हमने डिस्कस किया। समझ गए? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि जीएसटी आने के बाद आपका रेवेन्यू हर साल 14% की दर से इंक्रीज होगा, अगर नहीं होगा तो बचा हुआ पैसा हम आपको देंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में यह भी आया होगा, जो ये जीएसटी सेस लगा मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर लगा? पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, इसके बाद एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कोल या फिर कुछ पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, इन पर लगा सेस। और उस सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो डाला गया कंपनसेशन फंड में, और उसी कंपनसेशन फंड से कंपनसेट करने की कोशिश की गई उन स्टेट्स को जिनके रेवेन्यू में घाटा हुआ जीएसटी आने के बाद। अब देखो फिलहाल तीसरा साल चल रहा है, 2017 में जीएसटी आया था, अभी 2019-20 चल रहा है। तो ये जो फंड है कंपनसेशन फंड, ये सफिशिएंट नहीं है स्टेट्स को हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई करने के लिए, क्योंकि इवन महामारी आने से पहले भी हमारी इकोनॉमी ने स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था इस कंपनसेशन फंड में। जब देखो पिछले साल ये हालत थी और इस साल तो आपको पता है महामारी की वजह से बहुत ही कम रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा, तो फिर क्वेश्चन उठता है सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भरपाई करेगी स्टेट्स को जो रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है उसकी, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि 5 सालों तक उन्होंने गारंटी ली है, रेवेन्यू अगर कम प्राप्त होता है स्टेट्स को तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी ही होगी। तो क्या सॉल्यूशन है? कुछ सॉल्यूशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे देखो एक तो संविधान को अमेंड कर दिया जाए, 5 साल की गारंटी के बजाय 3 साल की गारंटी कर दी जाए और 3 साल की गारंटी खत्म हो जाएगी जून 2020 में। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि 5 सालों तक हम गारंटी लेते हैं, आपको अगर कम रेवेन्यू प्राप्त होगा तो उसकी हम भरपाई करेंगे, ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए संविधान को अमेंड करना पड़ेगा और ये थोड़ा देखो गलत लगता है, फेडरलिज्म के खिलाफ लगता है कि पहले आपने वादा किया था और अब एकदम से आप संविधान को अमेंड कर रहे हो। तो स्टेट्स इस बात पर नहीं मानेंगे, स्टेट बोलेंगे आप अपने वादे को निभाइए
5 साल की आपने गारंटी ली थी, हमें कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, उसकी भरपाई आप कीजिए। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से पैसा डाल दे उस कंपनसेशन फंड में और स्टेट्स को पैसा मिल जाए। बट दिक्कत ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो कम पैसा प्राप्त हो रहा है ना इस महामारी की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी फिलहाल इस पोजीशन में है ही नहीं कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो वो इस कंपनसेशन फंड में डाल सके। तीसरा सॉल्यूशन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेस फंड के बिहाव से उधार ले सकती है और इस सेस का जो टेन्योर है वो इंक्रीज किया जा सकता है। पहले तो देखो ये कंपनसेशन सेस सिर्फ 5 सालों के लिए लगाना था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 के बजाय ये 7 सालों के लिए लगेगा। और अभी फिलहाल कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट उधार ले ले और उधार लेके दे दे स्टेट्स को। ये सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि उधार मिल भी जाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेस का जो कार्यकाल है, मतलब जितने टाइम के लिए सेस लगना था उसे एक्सटेंड किया जाता है, उधार मिल जाएगा, तो फिर वो उधारी का पैसा स्टेट्स को दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर सबसे लास्ट में ये हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को समझाए कि जी हमने जो डिसाइड किया था कि हर साल रेवेन्यू जो है जीएसटी आने के बाद वो 14% ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगा, ये अनरियलिस्टिक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पैसा तो मिले इस कंपनसेशन फंड से। जो हमने गारंटी ली थी उस गारंटी को हम पूरा तो करेंगे, लेकिन कम से कम जो हम पैरामीटर्स डिसाइड कर रहे हैं ये डिफाइन करने के लिए आपको कितना घाटा हुआ है वो पैरामीटर्स हम चेंज कर दें। राइटर कहते हैं ये भी देखो हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, बट जीएसटी काउंसिल में बातचीत होनी चाहिए, तब जाके ऐसा हो, उसके बाद ही पार्लियामेंट में बिल लाया जाए। तो तीसरे और चौथे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को चूज करना होगा, ज़्यादा सही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सके। अदरवाइज तो देखो गारंटी लेने की बात कही है, गारंटी नहीं पूरी की गई तो ये तो 2017 के एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जीएसटी सेस से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। वैसे देखो आज से हमें डेली बेसिस पर एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करना भी स्टार्ट करना था, लेकिन वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी आज प्रिपेयर हो नहीं इसका। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।